Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. UGC नेट JRF पॉलिटिकल साइंस के लिए हमने एक MCQ सीरीज चलाई है जिसमें हम 10 के 10 यूनिट्स के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टारगेट करते हैं और उनको डिटेल से पढ़ते हैं ताकि आपकी रिवीजन जो है वो 10 के 10 यूनिट्स की साथ के साथ चलती रहे और आप बाकियों के मुकाबले आपकी सिलेक्शन के चांस डबल हो जाएं। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो उसके लिए आपको जो है वो 40 लाइक्स मुझे आज देने पड़ेंगे और फिर मैं ये PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम बाकी बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां पे जो है वो अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हु अमंग दीज गेव द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। निम्न में से कौन है जो कॉन्सेप्ट देता है ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि कार्ल ड्यूश। अब ये क्या बात करते हैं, कार्ल ड्यूश जो हैं वो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट हैं। ये हमें बताते हैं पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की थ्योरी। तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की थ्योरी क्या है, इसमें कार्ल ड्यूश कहते हैं कि जो बहुत सारे देश होते हैं या फिर 2 ही देश आप रख लीजिए या फिर एक पूरा रीजन रख लीजिए। मान लीजिए कि यूरोपियन यूनियन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तो मैं उसी का एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हैं। अब वो सब क्या है, कल्चरली एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा है, ओपन बॉर्डर्स हैं, एक मुद्रा है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि वो लोग एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा इंटीग्रेट हो जाते हैं कि वहां पे वॉर की संभावना या बाकी चीजें ना एकदम कम हो जाती हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाती है पॉलिटिकल एंटिटीज में उनमें। तो उसे उन्होंने नाम दिया किसका, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का। इसमें एग्जाम्पल देते हैं वो यूरोपियन यूनियन का। फिर उनकी आती है कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। अब कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म किसने दी है पूछेंगे, आपने बोला कार्ल ड्यूश। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो नेशन है वो जस्ट टेरिटरी नहीं है कि एक जमीन हो गई और वो नेशन बन गया। नहीं, नेशन बनता है किससे, कॉमन कम्युनिकेशन से, शेयर्ड हिस्ट्री से, कल्चरल ट्रेट्स से। ठीक है, नॉट जस्ट टेरिटरी और एथनिसिटी। फिर हम बात करेंगे सिक्योरिटी कम्युनिटी कॉन्सेप्ट्स का। ये मैंने ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, उसी से आपको समझ आ जाएगा। ये कहते हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया या रीजन्स हो गए, कई बार ऐसा होता है कि वहां पे जो कंट्रीज होती है वो एक दूसरे के साथ इतना जुड़ जाती हैं, इतना एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर लेती हैं चीजें कि उनके बीच में वॉर की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, जैसे कि नाटो हो गया, आजकल के टाइम पे आप उसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ इस स्तर पर जुड़ जाती हैं कि उन दोनों देशों में मानिए कम्युनिकेशन इतना होगा, लोग आसपास आ जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो वॉर की संभावनाएं एकदम जीरो हो जाती हैं। तो वो एक सिक्योरिटी कम्युनिटी बना लेते हैं आपस में। ठीक है, इसे उन्होंने नाम दिया सिक्योरिटी कम्युनिटी का। उनकी एक बुक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बुक का नाम है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या नाम है, The Nerves of Government, Models of Political Communication and Control with a New Introduction 1963 में ये इन्होंने लिखी थी। इसको याद कैसे रख सकते हैं, ये कम्युनिकेशन की बात करते हैं और गवर्नमेंट में नर्व्स आप समझ लीजिए कि बहुत सारी नसें जो हैं वो कहीं से जा रही हैं और पॉलिटिकली वहां पे अंदर बहाव हो रहा है। ठीक है, तो जैसे नसों के अंदर खून बहता है वैसे ही गवर्नमेंट की नसों के अंदर कम्युनिकेशन बहता है, आप ये इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, और ये दिया किसने है कॉन्सेप्ट, ये दिया है कार्ल ड्यूश ने। ठीक है, अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन इन इंडिया इज इंश्राइंड इन विच शेड्यूल। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आप एग्जाम में वही गलती करके आएंगे जो आप यहाँ करेंगे। देखिए सी ऑप्शन के आगे 4th शेड्यूल लिखा है, 3rd शेड्यूल नहीं लिखा है, तो एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं होना है और यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लेकिन इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 3rd शेड्यूल क्या कहती है, जो 3rd शेड्यूल है इट डील्स विद फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस। ये जो है ओथ से डील करती है। अब इसमें कौन कौन से किस किस लोगों के किन की बात करी गई है, किन की ओथ के बारे में जो है वो 3rd शेड्यूल में बात करी गई है, तो वो ये रहे यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स सबसे पहले, फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, देन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी एटसेट्रा। ये सारे आपने याद रखने क्योंकि यहाँ से सवाल बनने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, पर्पस क्या है,
टू इंश्योर दैट ऑफिशियल्स जो हैं वो एक ओथ ले सके जो बात करती है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। लैंग्वेज क्या होगी? ओथ जो है आपकी इंग्लिश में भी हो सकती है या फिर जो इंडिविजुअल की लैंग्वेज है उसमें भी हो सकती है। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? ओथ लेना मैंडेटरी है ऑफिस अज्यूम करने से पहले, अदरवाइज उनकी पोजीशन क्या हो जाती है? इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इस स्लाइड के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ पढ़ते हैं, जहां से सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। इसका क्वेश्चन है कि लुसियन डब्ल्यू पाई का जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, उसकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो क्या हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपने बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब क्यों? वो मैं टेबल में ही आपको इजीली समझ आ जाएगा और नेक्स्ट भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्वालिटी और ये सारा कुछ। तो सबसे पहले उनका नाम था लुसियन विल्मोट पाई। ठीक है, फील्ड क्या था उनका? वो एक्सपर्ट थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल कल्चर में। फेमस उनका वर्क है कि वो मेजर कंट्रीब्यूटर है किसके? मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के। इनकी बुक्स मैं आपको कल या परसों की स्लाइड में दे दूंगी। ठीक है, देन फोकस एरिया क्या थे? ये जो है वो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज पे जो है वो फोकस करते थे, जैसे कि एशिया हो गया, एशिया में भी चाइना हो गया जैसे कि। और नोटेबल आइडिया क्या है इनका? ये कहते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो एक कोर एरिया है, कहाँ पे? पॉलिटिकल साइंस में। अब इन्होंने जो इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट की 3 विशेषताएं बताई हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की 3 विशेषताएं हैं, ये किसने कहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि लुसियन पाई ने कहा है। ठीक है, इक्वालिटी में वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो प्रमोट करता है इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो सिटीजन्स हैं उनके पास इक्वल एक्सेस होनी चाहिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की और डिसीजन मेकिंग की। इसमें वो जो है वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, जिसमें इंक्लूजन की बात करते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको भी इक्वल जो है वो मिलनी चाहिए, एक्सेस मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। देन कैपेसिटी की वो बात करते हैं। कैपेसिटी में वो बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की सेकंड विशेषता है कैपेसिटी। उसमें जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास कितनी कैपेसिटी है कि वो जो पॉलिसीज बनाते हैं वो लोगों से फॉलो करवा सकें। इसमें वो कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम जो पॉलिसी बना रहे हो उसको लोगों पे अच्छे से इन्फोर्स भी कर पाओ। ठीक है, एक पॉलिटिकली डेवलप्ड सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव मतलब कि तुमसे अगर कोई कंप्लेंट करता है, आके ग्रीवियंस लेके आता है, तो तुम उस पर जवाबदेही दे सको, तुम उसको ठीक कर सको। एग्जाम्पल क्या देते हैं? अ गवर्नमेंट दैट कैन हैंडल बोथ डोमेस्टिक चैलेंजेस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। इसका मतलब उसमें कैपेसिटी है। जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट हो गई, आज भी आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया गया है, फुल फ्लेज्ड वॉर होने की संभावना है, बट या दिस वाज मच नीडेड। देन हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बिकम मोर स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो मोर स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके साथ। इसीलिए ज़रूरी है हमारे लिए कि हम पूरी प्योर प्रॉपर डिस्टिंक्शन करें कि लेजिस्लेचर का स्कोप कितना है, एग्जीक्यूटिव का कितना है, जुडिशरी का कितना है। एक जो इंस्टीट्यूशन है वो दूसरे के इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो ब्रीच ना करे, दूसरे की पावर ना छीने। इसीलिए हमको जो है वो स्पेशलाइज्ड और अच्छे तरीके से उनकी पावर्स डिफाइन करनी चाहिए। ठीक है, ये बात करती है डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही है कि जो तुम्हारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, उन सब और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको उनकी पावर्स डिफाइन कर दी जाए, एरिया डिफाइन कर दिया जाए, वो उसके बाहर ना जाए और अपने अपने एरिया में बेस्ट काम करे। ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल क्या है इसका? शिफ्ट फ्रॉम अ पर्सनल रूल सिस्टम टू अ रूल बेस्ड डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे, मुझे लगता है जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है आपने ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि हु सेड दैट सोवरेनिटी रिजाइड्स इन द डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सोवरेनिटी का एक क्वेश्चन है जो कि आ ही जाता है। सोवरेनिटी में आपने बोदिन को भी पढ़ना है, आपने ग्रोशियस को भी पढ़ना है, आपने ऑस्टिन को भी पढ़ना है, मॉन्टेस्क्यू को भी पढ़ना है, बट आज इसका जो आंसर है हम सिर्फ उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बाकियों को भी ऐड करूंगी, ऐसी बात नहीं है, बट आपकी रिविजन के लिए जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्टिन। ऑस्टिन जो थे वो एक ब्रिटिश लीगल फिलोसोफर थे
वो फाउंडर हैं किसके, एनालिटिकल स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के, और मेजर वर्क उनका ये है द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 में। ये आपने अच्छे से याद रखनी है किताब। ये कमांड थ्योरी ऑफ लॉ देते हैं। ये कहते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शंस। ये कई बार डायरेक्ट कोटेशन ही पूछ ली जाती है आपसे कि किसने कहा है ऐसा कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शंस। तो ये कहा है किसने, ऑस्टिन ने, ठीक है। देन वो बात करते हैं लीगल पॉजिटिविज्म की। वो कहते हैं कि वो लीगल पॉजिटिविज्म को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि लॉ इज वॉट इज लेड डाउन, जो तुमको दिया गया है बना के वो लॉ है, ना कि वट ऑट टू बी या क्या होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। बाकी ऊपर मैंने आपको कमांड थ्योरी ऑफ लॉ में लॉ आगे और मोरालिटी के बीच में वो डिफरेंस बताया है। इसमें ये कि जहां पे लॉ होता है ना, लॉ ये हमेशा ध्यान में नहीं रखेगा कि क्या होना चाहिए क्या है। मोरालिटी का वो हमेशा इतना ध्यान नहीं रख सकता। ऑफ कोर्स लॉ में जो है वो थोड़ा कॉमन सेंस होनी चाहिए, मॉरल सेंस होनी चाहिए, बट लॉ में हम इस बात पे फोकस करते हैं कि क्या है, क्या समय की नीड है, ना कि ये कि क्या होना चाहिए, ठीक है। देन सॉवरेनिटी का वो कॉन्सेप्ट देते हैं कि सॉवरन क्या है, अ पर्सन या बॉडी जिसको हम हैबिचुअली ओबे करते हैं, ठीक है, और बट डज नॉट ओबे एनीवन एल्स। हम किसी और को नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर बॉडी और उस पर्सन को जो है वो हम जब बिल्कुल हैबिट हमारी इतनी बन जाती है कि हम उसको ओबे करते हैं तो वो इंसान सॉवरन कहलाता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म ऑस्टिन की थ्योरी का ये है कि ये मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ को जो है वो इग्नोर करती है, लेकिन और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है उसमें ये फिट नहीं बैठती है, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कि हु गेव द 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एक्सप्लेन देम। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अगर आप एक बहुत कंसिस्टेंट स्टूडेंट हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा करते हैं ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएगा और आपकी तैयारी जो बाकियों के मुकाबले अच्छी हो जाएगी। यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट। अगर आप मेरी वीडियोज को देखते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं 10 बच्चों को पढ़ाती हूँ, 20 को पढ़ाती हूँ, पर अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ट्रस्ट मी, वी आर गोइंग टू मेक इट, वी आर गोइंग टू क्रैक JRF, बट बी कंसिस्टेंट। आप रोज पढ़ें और जो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ आपने उनको अच्छे से करना है। इसका आंसर भी इवन मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपने मुझे इसकी डिटेल बतानी है, ठीक है। कारेल वासाक थे जिन्होंने जो है वो इन 3 जनरेशंस दी थी ऑफ ह्यूमन राइट्स की। आई थिंक 1979 में दी थी। ये भी आप कंफर्म करके मुझे बताएंगे और कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। या तो फिर जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें 2 ग्रुप्स हैं। उसमें जो डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें जाके आप जो है वो आंसर राइटिंग कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का मुझे वहां पे आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When was accounting separated from audit in India? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप मुझे देंगे। इसका जवाब है सी, ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। अब इस पे मैं कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं लाई हूँ, वो इसीलिए क्योंकि इसमें आपको डेट मेनली पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग ऑडिट जो है वो पहले कैग की जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिट से डिफरेंशिएट कर दिया गया। देन जो ऑडिट है सिर्फ वही जो है वो कैग की जिम्मेदारी रह गई। अकाउंटिंग जो है उनके पावर्स के स्कोप से बाहर चला गया, ठीक है। और कब हुआ ये? 1976 में। 1976 में तो बहुत सारी चीजें हुई थी, तो ये भी हुआ था, आपने ये याद रखना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे कि द सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर विच एक्ट। अभी आप बताएंगे मुझे। तो इसका आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? वो थे मॉडले, एंड वाइस रॉय कौन थे? वो थे मिंटो, ठीक है। आपने ये याद रखना है। आपने हमेशा याद रखना है जो ये एक्ट आते हैं ना जिसमें 2 नाम आएंगे कि मॉडले मिंटो या फिर क्लेम्सफोर्ड, किस पीछे भी क्लेम्सफोर्ड, पता नहीं इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो 2 थे वो भी। तो उसमें क्या होता है कि पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम आता है, देन सेकंड नंबर पे वाइस रॉय का नाम आता है। तो यहाँ पे अगर मॉडले है तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंड मिंटो क्या है? वाइस रॉय है, ठीक है। उन्होंने इंडिया में वेरी फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें मुस्लिम्स को जो है वो डिफरेंट सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे, यानी अब मुस्लिम लीडर्स को मुस्लिम वोटर्स ही चुनेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेप था इंडिया में टुवर्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। आपने याद रखना है कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर भी अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को भी एक्सपेंड करा। जो सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल थी उनको इन्होंने इनलार्ज करा। नंबर आई थिंक 16 to 60 या कुछ तो ऐसा किया था। आप लक्ष्मीकांत से इसको कंफर्म करेंगे और खुद भी पढ़ेंगे और इवन कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है वो प्रोविंशियल में डिफरेंट नंबर्स था, तो कोई नंबर्स उसके सेम नहीं थे, बट जो
लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनमें इन्होंने मेंबर्स के इन जो नंबर्स थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिए थे, लेकिन पावर उनको फिर भी लिमिटेड ही दी गई थी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इस वाले एक्ट में क्या चीज हुई कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे उनको अपॉइंट किया गया वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आपसे पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन कि जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहले व्यक्ति कौन थे इंडिया के, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये आपने याद रखना है। लेकिन इसका क्या था, कोई रियल पावर नहीं दी गई थी। काउंसिल जो है वो बजट डिस्कस तो कर सकती थी पर वोट नहीं कर सकती थी, और रियल पावर फिर भी किसके साथ रही, ब्रिटिश के साथ रही। ठीक है, एम क्या था कि जो आपके मॉडरेट नेशनलिस्ट्स थे उनको थोड़ा पैसिफाई करना था और कम्युनल डिविजन्स जो थी वो बढ़ानी थी भारतीयों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिविजन्स बढ़ानी थी, इसीलिए ये एक्ट जो है वो पर्टिकुलरली लेके आया गया था। आगे आप देखेंगे जो 1919 का एक्ट आया, मोंटेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए, उसमें क्या है, उसमें इस इलेक्टोरेट्स को और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया गया और ज्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक है, क्योंकि इंडियंस के बीच में हमने क्या करना था, डिवीजन क्रिएट करनी थी। देन आपके सामने क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स कॉइंड टर्म सुल्तानिज्म टू डिफाइन अथॉरिटेरियन रिजीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुल्तानिज्म वर्ड का यूज किसने किया ये डिफाइन करने के लिए, अथॉरिटेरियन रिजीम्स को डिफाइन करने के लिए? तो इसका आंसर है बी, मैक्स वेबर। ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है आपके प्रीवियस एग्जाम में। मैक्स वेबर जो थे वो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। उनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ये इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी को इन्होंने फाउंड किया और इसको पॉलिटिकल थ्योरी के साथ लिंक किया। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी हमें ये देते हैं जिसमें उन्होंने आइडियल ब्यूरोक्रेसी की कुछ विशेषताएं बताई हैं कि एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ये आपने ध्यान रखना है। ये हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन कौन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैक्स वेबर कहते थे कि आइडियल ब्यूरोक्रेसी में होती है। सबसे पहले आइडियल ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर्ड होती है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, हायरार्कियल होती है, ऊपर कौन आएगा, नीचे बॉस कौन आएगा, ये सब पता जो रहता है उसमें। ठीक है, रूल बाउंड होती है, वो रूल के बेसिस पे चलती है, इमोशन के बेसिस पे नहीं चलती है। देन इम्पर्सनल होती है, ठीक है, वो जो एकदम प्रोफेशनल होती है बेसिकली। तो स्ट्रक्चर्ड, हायरार्कियल, रूल बाउंड एंड इम्पर्सनल, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसने बताई हैं ब्यूरोक्रेसी की, ये बताई हैं मैक्स वेबर ने। देन वो हमें बताते हैं टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की। देखिए आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में हो जाते हैं, तो इसीलिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, 3 तरीके की लेजिटिमेट अथॉरिटी की वो बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल, देन कैरिज्मेटिक एंड लीगल रैशनल। ठीक है, वो कहते हैं कि 3 तरीके की अथॉरिटी होती है। सबसे पहले ट्रेडिशनल, जो कि आपको कैसे मिली हो, मानिए आपके पिताजी राजा थे फिर आपको राजा बना दिया गया, तो वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है जो कि आपको ट्रेडिशनली मिली है। फिर आएगा आपका कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो उसकी स्किल्स इतनी अच्छी होती है बोलने की, उसका कैरिज्मा और इतना अच्छा होता है कि पूरा देश, पूरे सारे लोग ही उसकी अथॉरिटी मानने लगते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं। ऐसे कैरिज्मेटिक अथॉरिटी इंडिया में जैसे महात्मा गांधी की थी, नेहरू की थी, और आजकल के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी की है, तो वही है। और जो है वो है, सिंपल सी बात है। तो जो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होती है उनके पीछे लोग स्वतः ही चलने लग पड़ते हैं, इसीलिए उसको जो है मैक्स वेबर ने सेकंड टाइप ऑफ अथॉरिटी का नाम दिया। देन थर्ड है लीगल रैशनल। इसमें जो हो तुम्हारी पोजीशन मैटर करती है कि तुम कौन सी पोजीशन पे बैठे हुए हो। ठीक है, वो लीगल होती है, वो रैशनल होती है। जैसे अगर आप एक व्यक्ति हैं तो आप में पावर नहीं है, आपकी पोजीशन में पावर है। जैसे आप अगर एक आईएएस ऑफिसर हैं तो आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन जब आप उस पोजीशन पे, उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो आप एक आईएएस ऑफिसर है, आपके पास पावर आ जाएगी, लेजिटिमेट अथॉरिटी आ जाएगी चीजें करने की, और वो अथॉरिटी उस पोजीशन के पास है। जब तक आप उस पोजीशन पे हैं तब तक आपके पास अथॉरिटी है, जब आप उस पोजीशन पे नहीं रहे तब आप एक आम आदमी हो गए, है ना। तो वो पोजीशन है उसमें अथॉरिटी जब होती है उसको हम कहते हैं लीगल रैशनल। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, मॉडर्न स्टेट्स के लिए। ये किसने कहा, मैक्स वेबर ने। उनके की वर्क्स ये है, की वर्क्स जो है वो इसमें मैंने नहीं दी, पर एक ही आपको मैंने वर्क दिया है क्योंकि रोज हम सिर्फ एक क्रोनोलॉजी ही याद करते हैं। ठीक है, इसमें आएगा द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, ये इनकी बुक थी और ये आपने ध्यान में रखनी है, ये पूछ ली जाती है। ठीक है, देन पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। इसमें वो बहुत फेमस एसे है उनका एक, जिसमें वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स
में चाहिए होता है तुमको पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोपोर्शन। ये बात आपने ध्यान रखनी है, इस पीडीएफ को अपने अच्छे से पढ़ लेना है। वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की बात करते थे, वो कहते कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए पर्सनल बायस से परे हटके, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको एक क्वेश्चन कराया था, इसलिए आज मैंने वहीं से सवाल पूछा ताकि आप फिर से जाके उस वीडियो को रिवाइज करें, या फिर जो आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, जो मैंने पीडीएफ दिया होगा, आप उससे उसको रिवाइज कर सकें। क्वेश्चन ये था कि हु वाज द 4th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, आपने बताना है मुझे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ओम सॉरी। आपने क्या करना है, आपने अब चलिए, अब मैंने गलती से आपको आंसर तो बता ही दिया है, तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि आपने मुझे क्रोनोलॉजी से कमेंट सेक्शन में जो है वो सारे के सारे सेक्रेटरी जनरल बताने हैं। वो आपने इसीलिए बताने हैं क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम सेक्रेटरी जनरल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि पहले त्रिगवेली थे तो दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे, और अभी करंट टाइम पे कौन चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करूंगी, आप खुद नोट्स बनाइए और खुद रिवाइज करिए, ठीक है। देन 10वां आपके सामने क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बताइए। तो इसका आंसर है सी। क्या है, रशिया, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड करवा दिया है, यहाँ पे मैंने आपको सारी कंट्रीज बता दी हैं, और जो भी पार्लियामेंट्री जहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट करता है, आपने ये एक बार देख लेना है क्योंकि यहाँ से सवाल आ जाता है। इसका फायदा क्या है कि अगर आपको ये पता होगा ना कि पार्लियामेंट्री कौन है, तो अगर एग्जाम में प्रेसिडेंशियल से भी क्वेश्चन आ गया तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पता है कि बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री है, इजराइल में पार्लियामेंट्री है, तो अगर आपको एग्जाम में ये ऑप्शन आ जाते हैं और आपको प्रेसिडेंशियल पूछा जाता है, तो आप इनको एलिमिनेट करके प्रेसिडेंशियल चूज कर सकते हैं। तो ये फायदा, इसलिए ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपने इसको ध्यान रखना है, याद रखना है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करिए, और वहां पे जितने भी मैंने आपसे सवाल पूछे उनको आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में जवाब देना है, और डिटेल्ड वाले को आपने ग्रुप डिस्कशन चैनल पे जो है वो जाके मतलब टाइप कर देना है, ठीक है। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे तो माहौल बन रहा है, डेफिनेटली पाकिस्तान इज गोइंग टू रिटेलिएट, और हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। जितना आप इंजॉय कर पाएं उतना आप इंजॉय करें। लाइफ में सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ। तो वी नेवर नो कि फ्यूचर में क्या हो, तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, इसको एक बैग में डालिए और इसको कहीं फेंक के आ जाइए, ठीक है। जस्ट इंजॉय, पढ़ाई करिए क्योंकि आप करना चाहते हैं, सब्जेक्ट पढ़िए क्योंकि आपको अच्छा लगता है, इसलिए नहीं ये जबरदस्ती है। तो एंजॉय करिए, मेहनत करिए, लेकिन अपना ध्यान भी रखिए और वो चीजें करिए जो आपको खुशी देती है, ठीक है। डांस करिए, मजे करिए। चलिए बाय।